गरीब का जादुई प्याज पराठा। भाभी, आप दोनों की आज पहली रसोई की रस्म है। चलिए, आप रसोई में अपनी पसंद का कुछ बनाकर ले आइए। भैया और हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। संजना और सुप्रिया दोनों ही अपने पतियों को देखने के बाद अपनी ननद की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाती हैं और सभी के लिए पहली रसोई की रस्म के चलते कुछ बनाने लगती हैं। हमारी ननद हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही हुक्म चला रही है, मुझे पसंद नहीं आया। तुम सही कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पति है ना, उनके सामने तो हम उसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके जाने के बाद हम उसे अपना असली रूप दिखाएंगे। संजना और सुप्रिया सभी के लिए कुछ बनाने के बाद नाश्ते की टेबल पर लगा देती हैं, जहाँ पर गांव की कुछ औरतें भी बैठी होती हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे खाना अच्छा बनाया है दोनों बहू ने। सभी लोग खाना खाने के बाद सुप्रिया और संजना दोनों को नेक देकर चले जाते हैं। कुछ औरतें आपस में बातें करते हुए काजल से कहती हैं, बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो काजल। अब तुम्हारे भाइयों की शादी तो हो गई, अगला नंबर तुम्हारा ही है। तुम्हारी माँ से हमने तुम्हारा रिश्ता मांगा था। देखो जरा, इसकी भाभीियों की शादी हुई है, लेकिन शादी के अगले दिन निखार भी इसी प्यारी सी बच्ची पर है। कितनी सुंदर है तू, तो हमारे घर की ही बहू बनेगी। काजल बहुत सुंदर और प्यारी थी। उसकी खूबसूरती के चलते गांव की सभी औरतें उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थीं और इसी बात से संजना और सुप्रिया दोनों ही बहुत ज्यादा चिढ़ती थीं। वो अपने पतियों के सामने तो घर के सारे काम और अच्छे बनने का नाटक करती, लेकिन जैसे ही उन दोनों के पति नौकरी पर चले जाते, वो काजल से घर के सारे काम करवाती है। ये क्या, अभी तक आराम से बैठी हो? दिखाई नहीं दे रहा घर में कितने सारे काम पड़े हैं, और अभी सारे गंदे कपड़े भी पड़े हैं। जल्दी से उठो और काम करो। लेकिन भाभी, मेरी आज तबीयत खराब है, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। कहानी बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वैसे इस खूबसूरती का राज क्या है? तुम्हारी यही काम चोरी करना? अपनी दोनों भाभियों की ऐसी बातें सुनकर काजल चुप हो जाती है। उसे जवाब नहीं दिया जाता, इसके चलते वो चुपचाप उनके बताए हुए कामों को करने लगती है। इसी दौरान काजल के दोनों भाई काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और उसकी अपने भाइयों से कोई बात नहीं हो पाती। इसी का फायदा उठाकर दोनों भाभियां अपनी सुंदर ननद के ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं और उसे घर से निकाल देती हैं, जिसके बाद बेचारी काजल यहाँ वहाँ धक्के खाती हुई सड़क पर चल रही होती है। भैया, आप दोनों कहाँ हो? आपकी बहन की बहुत बुरी हालत हो गई है भैया। आपके बिना देखो क्या हो गया। भैया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी भाभियों ने तो मुझे आपको फोन भी नहीं करने दिया। अब मैं आप लोगों से कैसे बात करूं? काजल परेशान होकर चलती रहती है। चलते चलते उसे होश नहीं होता और वो एक बूढ़े आदमी से टकरा जाती है, जिसके हाथों में बहुत सारी प्यास होती है। वो सारी प्यास चारों तरफ बिखर जाती है। क्या किया तुमने? मेरी सारी प्यास बिखेर दी। चलो जल्दी से आ, अभी इन्हें उठाने में मेरी मदद करो, नहीं तो यहाँ पर लोग मेरी प्यास पर टूट पड़ेंगे और सब उठा लेंगे। उस बूढ़े आदमी के कहने पर काजल उसकी मदद करती है और सारी प्याज उठाकर उसको दे देती है। पता नहीं कहाँ खोकर चली जा रही हो। अरे रास्ते का ध्यान रखो भाई, हम जैसे इंसान भी सड़क पर चलते हैं। तुम्हें पता है ना प्याज कितनी महंगी हो रखी है। नुकसान करवा दिया मेरा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया और मेरी टक्कर आपसे हो गई। काजल जैसे ही माफी मांगती है, उस आदमी को बहुत तेज खांसी उठती है और उसकी सांस भी फूलने लगती है। बाबूजी, आप अपने आप को संभालिए, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अस्थमा की परेशानी है, कभी भी सांस फूलने लगती है और खांसी होने लगती है। उसकी हालत देखकर काजल उसकी मदद करती है और सारी प्याज उसके घर तक छुड़वा कर आती है। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी खड़ूस तो था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। बाबूजी, ये क्या, आपके घर पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए घर के सभी लोग? चले गए सब लोग मुझे छोड़कर। अरे वैसे भी आखिर में तो मुझे अकेला ही ऊपर जाना था, लेकिन मेरे परिवार वालों को दिखाई नहीं दिया कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। मेरे खड़ूसपन की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़ दिया और खुद शहर चले गए। ये सुनकर काजल की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वैसे बाबूजी, क्या मैं आपके यहाँ आपके साथ आपकी बेटी बनकर रह सकती हूँ? क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। काजल ऐसा कहने के बाद उस बूढ़े आदमी को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो उसे अपने घर में रहने की जगह दे देता है। जिसके बाद से काजल उस बूढ़े आदमी का घर भी संभालती है और उसके साथ प्याज के
ठेले पर प्याज बेचने की कोशिश करती है। साथ के साथ वो उसे प्याज के पराठे भी बनाकर खिलाती है जो उस बूढ़े आदमी को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन उस आदमी के खेत की प्याज थोड़ी खराब होती है जिसकी वजह से कोई उसे खरीदता नहीं। काफी समय से प्याज महंगी हो चुकी है और मेरी प्याज पता नहीं क्यों खराब हो जाती है। कई दिनों से देख रहा हूँ मेरे खेत में आधी से ज्यादा प्याज खराब हो जाती है। कहीं कहीं गड्ढे अपने आप खुद जाते हैं, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप इतनी मेहनत से खेती करते हो, फिर कौन हो सकता है जो आपकी खेती को खराब कर रहा है? इस बारे में बूढ़े आदमी को कुछ पता नहीं होता। अगले दिन से काजल खुद खेतों में जाती है और वहाँ खेती करती है। ऐसे ही खेत में कुल्हाड़ी चलाते वक्त उसकी कुल्हाड़ी जमीन के अंदर किसी चीज में आकर टकराती है। ये क्या? यहाँ कुछ है? क्या ये आवाज कहाँ से आई होगी? कहीं मेरा कोई वहम तो नहीं? काजल कुल्हाड़ी उठाकर फिर से चलाती है, जिसके बाद उसे जमीन के अंदर एक बॉक्स दिखाई पड़ता है। वो उस बॉक्स को निकालती है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर से एक अजीब प्राणी निकलता है जिसका आधा शरीर खरगोश का और आधा शरीर बोना प्रजाति का होता है। क्या दिक्कत है तुम्हें? पहले वो बूढ़ा आदमी मुझे जाकर डिस्टर्ब किया करता था और अब तुम आ गई। तुम दोनों को चैन नहीं है क्या? उस बूढ़े आदमी को सबक सिखाया मैंने, उसकी सारी खेती खराब करके। अब तुम्हें कैसे सिखाऊं? बता दो, तुम कैसे समझोगी? मेरा नाम काजल है, लेकिन तुम कौन हो और तुम इतने अजीब कैसे दिख रहे हो? तुम्हारा आधा शरीर खरगोश जैसे, कान, लेकिन तुम्हारा चेहरा जैसे बोना प्रजाति से मिलते जुलते हो। मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम्हें मेरे ऐसे दिखने से क्या दिक्कत है? और आज वो बूढ़ा आदमी कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है। काजल बूढ़े आदमी के बारे में उस बोने प्राणी को सब समझाती है। वहीं वो उसके बारे में भी उससे पूछता है, जिसके बाद वो उसे अपने बारे में भी सब कुछ बताती है। लेकिन उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसे देखने बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाता है। सच में इनकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन मेरे रहते अब ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खाने को कुछ देना होगा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। काजल को कुछ समझ नहीं आता, उसको सिर्फ घर में प्याज ही मिलती है और वो प्याज के पराठे बनाकर उस बोने प्राणी को दे देती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुमने ये जो भी बनाया है सच में बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो आज के बाद तुम हमारे खेतों को खराब नहीं करोगे, ताकि हम प्याज बेच सकें। ये खेत कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई प्याज का खेत होगा। जहाँ पर से तुम एक भी प्याज तोड़ोगी तो वहाँ वैसे ही उसके जैसी प्याज उग जाएगी। और साथ ही उस प्याज से जब तुम ये प्याज का पराठा बनाओगी तो वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। चाहे तो तुम अपनी एक दुकान भी खोल सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हारी फसल कभी खराब नहीं करूंगा। वो बोना अजीब दिखने वाला खरगोश वापस अपने उस पिटारे में चला जाता है और वो जमीन के नीचे अपने आप गायब हो जाता है। वहीं खेत के अंदर प्याज उग जाती है और काजल जहाँ से भी प्याज तोड़ती है वहाँ अपने आप प्याज उग जाती है। उन प्याज से वो प्याज के पराठे बनाती है और रेडी लगाकर बेचना शुरू कर देती है। लोगों को प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। इसी के चलते जादुई पराठे वो भी प्याज के बहुत चलते हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे बूढ़े आदमी का इलाज भी करवाती है और उसे ठीक कर देती है। बहुत अच्छी हो बेटी तुम, आज तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। तभी वहां पर बूढ़े आदमी के इतना कहते ही काजल के दोनों भाई आ जाते हैं और अपनी बीवियों से अपनी बहन से माफी मंगवाते हैं। संजना और सुप्रिया दोनों ही काजल से माफी मांगती हैं और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती हैं। माफ कर दो ननन जी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे भैया को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने हमें खूब डांटा और समझाया। हमसे भूल हो गई, हम विनती करते हैं हमारे साथ घर वापस चलो। आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अपने परिवार को वापस से देखकर काजल बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी खुशी खुशी से उसे जाने के लिए कह देता है। अब काजल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है और इधर वो बूढ़ा आदमी जादुई प्याज के जादुई पराठे बेचकर अपना गुजारा करता है और आराम से रहने लगता है। गरीब सास बहू का गोबर घर। आचू 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 आचू। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम तीनों चीख क्यों रहे हो और कपकपा भी रहे हो? तुम तीनों की तबीयत तो ठीक है ना?
देखो ना माँ, घर के अंदर चारों तरफ से ठंडी हवा आ रही है। ठंड के मारे शरीर कांप रहा है। माया और विभू को तो जुकाम भी हो गया है। अरे बहू, इन तीनों का तो शरीर आग की तरह तप रहा है। लगता है इन तीनों को बुखार हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं है। माँ जी, थोड़ी देर में शाम होने वाली है और आज इन्हें और पिताजी को तनख्वाह मिलेगी, तो उससे हम बच्चों के लिए दवाई और ये झोपड़ी भी ठीक करवा लेंगे। दिन पर दिन ठंड बढ़ रही है और इस टूटी हुई झोपड़ी में हवा भी आसानी से पास होती है। सही कहा तूने बहू। तू एक काम कर, बच्चों को ये चादर उड़ा दे, मैं उनके लिए जब तक काढ़ा बना लाती हूँ। थोड़ा काढ़ा पी लेंगे तो आराम मिल जाएगा। चंपा चूल्हे पर खांसते हुए अपनी तीनों पोती और पोते के लिए काढ़ा बनाकर लाती है। अपर्णा अपने तीनों बच्चों को काढ़ा पिलाती है और उन्हें सुला देती है। माँ जी, शाम होने के साथ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे तो शरीर के साथ साथ दांत भी कप आ रही हैं। लगता है 2-3 दिनों में बारिश होने वाली है। अगर ये बारिश हो गई तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर हम गरीबों का क्या होगा। ऊपर से ना जाने ये मारुति और ये कहाँ रह गए। तेरे ससुर और पति अभी तक घर लौटे नहीं। लगता है माँ जी रास्ते में होंगे, सेठ ने ज्यादा काम दे दिया होगा। अपर्णा और चंपा दोनों सास बहू की रात बातों में ही गुजर जाती है और अपने अपने पतियों का इंतजार करती हैं। सुबह के 5 बज जाते हैं, लेकिन रामदास और मारुति का कोई पता ही नहीं होता कि तभी उनके दरवाजे पर खटखट होती है। लगता है ये दोनों आ गए। जा बहू, तू दरवाजा खोल, मैं चूल्हे पर चाय चढ़ा देती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे मोहन, पवन भाई साहब, आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह। और ये आप लोगों के पीछे भीड़ कैसी? भाभी। अरे भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? बताइए ना क्या हुआ। भाभी, काका और मारुति भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। मारुति और मोहन इतना कहते ही पीछे होते हैं और अपर्णा की नजर अपने मृत पति और ससुर की लाश पर पड़ती है। अपर्णा के लिए ये नजारा किसी भयानक मंजर से कम नहीं था। देखते ही देखते दोनों सास बहू विधवा हो गई थी और उनकी जिंदगी में एक मनहूस साया छा गया था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हम लोग जब सुबह रोज की तरह नदी किनारे गए थे तो अरे बाप रे बाप, ठंड तो काफी बढ़ गई है। लगता है अब सुबह सुबह नदी किनारे जाना छोड़ना पड़ेगा। अरे पवन, वो देख, वो लोग कौन है? लगता है रात में नशे की हालत में यही नदी किनारे सो गए। चल कर देखते हैं। पवन और मोहन जैसे ही उन लोगों के पास जाते हैं तो हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो रामदास काका और मारुति भैया हैं। मोहन इससे पहले कुछ समझ पाता, पवन को ये अच्छे से समझ आ जाता है कि सड़क पर कोई लाइट न होने की वजह से रामदास और मारुति को किसी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। अंधेरी की वजह से ड्राइवर देख नहीं पाया होगा और जख्मी हालत में ये रात भर नदी किनारे पड़े रहे, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। हे भगवान, ये तो सारे जुल्म, अत्याचार, दुख, दर्द, पीड़ा क्या हम गरीबों की किस्मत में लिखता है? माँ, दादा पापा को क्या हो गया? माँ, दादा पापा आप कभी नहीं आएंगे? अपने बच्चों के सवाल पर अपर्णा कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रात का समय होता है, सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी अचानक बाहर तेज आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब बारिश का पानी धीरे धीरे उनकी झोपड़ी के अंदर आने लगता है। माँ जी, देखिए, ये बारिश का पानी घर के अंदर भरा ही जा रहा है। अब हम लोग क्या करें? बहू, ये छोड़ और वो देख, लगता है हमारी छत गिरने वाली है। चल जल्दी से बच्चों को उठा और घर से बाहर निकल। हे भगवान, ये हमें तो कैसे दिन दिखा रहा है। पहले हमसे हमारा सुहाग छीन लिया और अब हम इतनी ठंड में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ऊपर से ये बारिश। बहू, वहाँ देख, चल हम लोग उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। कम से कम इस ठंड में, इस बारिश से तो बच जाएंगे। चंपा अपर्णा बच्चों के साथ उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती हैं कि तभी उन्हें एक गाय दिखती है। माँ जी, वो देखिए, वो गाय कब से बारिश में भीग रही है। आप यहाँ बच्चों के साथ रुकिए, मैं उस गाय को हमारे पास ले आती हूँ। पूरा परिवार उसे गाय के साथ रात भर उस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहता है। सुबह होते ही, चलिए माँ जी, कहीं ठहरने का इंतजाम करते हैं,
वरना इस ठंड में तो हम लोग यहाँ से वहां भटकते ही रहेंगे। लेकिन इस ठंड में हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे पास ना ही तो कोई ठिकाना है और ना ही पैसे। माँ माँ, वो देखो, वो गाय क्या कर रही है? विभू, गाय गोबर कर रही है। अरे, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची? क्या बहू? माँ जी, हम इस गाय के गोबर से आसानी से घर बना सकते हैं। हम लोग बांस और फूस को इकट्ठा करेंगे और फिर इस गाय के गोबर का लेप और उपले से हम लोग अपना घर बनाएंगे। पहले के समय में लोग गोबर के बने घरों में ही तो रहते थे। गोबर से बने घरों में ना ही तो कभी कीड़े मकोड़े मच्छर आते हैं और ना ही इसके अंदर ठंडी हवा आती है। ठंड में हम लोग इस घर में आसानी से रह सकते हैं। बहू, तेरी तरकीब तो सच में बहुत अच्छी है। चल चलकर हम अपना गोबर का घर बनाने की तैयारी करते हैं। अपर्णा के तीनों बच्चे एक जमीन पर खुदाई करने का काम शुरू कर देते हैं। वहीं चंपा जंगलों से कुछ बांस और फूस को इकट्ठा करती है और अपर्णा गाय के गोबर से लेप और उपले बनाती है। लगातार 2 दिनों की मेहनत के बाद अपर्णा का गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी देखिए, मैंने पूरी जमीन को और आंगन को गोबर से लीप दिया है और हमारे इस गाय के लिए भी मैंने ये छोटा सा तबेला बना दिया है। माँ, हमें सिर्फ इस गाय की वजह से हमारा नया घर मिल पाया है। क्यों ना हम इसका नामकरण करें? अगर ये ना होती तो हम लोग अभी भी ठंड में इधर उधर भटक रहे होते। हाँ अंतरा, मेरा बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। हम अपनी गाय का नाम लक्ष्मी रखेंगे। हम इसे आज के बाद लक्ष्मी कहकर पुकारेंगे। माँ, बहुत भूख लग रही है। कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही, कुछ खाने के लिए दो ना। बहू, घर छोड़ने के समय मैंने थोड़े चावल पन्नी में बांध लिए थे। अभी के लिए तो मैं ये चावल बना देती हूँ, लेकिन बाद में क्या करेंगे? माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैंने इसके लिए भी सब सोच लिया है। पूरे गांव में कोई भी गोबर के कंडे नहीं बनाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं गोबर के कुंडे बनाकर बेचना शुरू करूँ। शुभ अवसरों और ठंड में लकड़ियों को जलाने के समय गोबर के कुंडे का काफी प्रयोग किया जाता है। माँ, इसी के साथ हम लोग अपनी लक्ष्मी का दूध भी बेचेंगे। ठंड में सब लोग चाय बहुत पीते हैं और चाय में दूध का इस्तेमाल भी ठंड में काफी बढ़ जाता है। इससे हमें गर्मी और ठंड दोनों में ही फायदा होगा। अरे वाह अंतरा बेटा, मेरी बिटिया रानी तो बहुत होशियार हो गई है। चल अब मेरा गोबर के कुंडे बनवाने में हाथ बंटवा। अपर्णा अपने तीनों बच्चों के साथ मिलकर गोबर के कुंडे बनाती है और उन्हें गांव भर में बेचती है। वहीं उसी के साथ चंपा लक्ष्मी का दूध ले जाकर गांव में बेचने का काम शुरू कर देती है, जिससे अब उनकी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है और समय बीतने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है।